दोस्तों, आज से लगभग 50 साल पहले भारत ने अपनी पहला न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि स्माइलिंग बुद्धा 1974 में किया था, जिस दिन पूरी दुनिया इंडिया का ताकत को पहचाना। इस रास्ते से चलने से पहले भारत को किस किस मुश्किलों का सामना होना पड़ा और किस तरह से हमने हमारा डिफेंस को मजबूत बनाया, आज हम उन्हीं पहलुओं को देखेंगे। इंडिपेंडेंस के बाद भारत काफी स्ट्रगल से गुजर रहा था और इसके बावजूद भी भारत अपने साइंटिस्टों के ऊपर भरोसा रखा और उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। अगर किसी एक साइंटिस्ट का नाम ये न्यूक्लियर रिसर्च में लेना चाहिए तो वो है होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने पहले न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूजेस पर काम किया था, लेकिन उसका विजन सिर्फ एनर्जी तक नहीं था। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन्स जरूरी है। उनका इस विजन का असली टेस्ट 1962 में हुआ था, जब चाइना ने भारत पर हमला किया। चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में कर चुका था और ये भारत के लिए एक वेक अप कॉल था। अगर हम खुद को सिक्योर नहीं कर पाते तो हमेशा हम दूसरे देश के आगे झुक के रहेंगे। 1962 में भारत और चाइना के बीच वार हुआ, जिससे भारत को भारी हार का सामना होना पड़ा। इसके बाद भारत ने महसूस किया कि अपने डिफेंस क्षेत्र को मजबूत करना होगा। न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए सोचा, लेकिन 1966 में होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो जाती है एक प्लेन क्रैश के दौरान। आज भी कहा जाता है ये प्लेन क्रैश के पीछे अमेरिका के CIA एजेंसी का हाथ है, क्योंकि अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि भारत ने अपनी परमाणु वेपन डेवलप कर ले। ये वो दौर था जब हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कोई बजट, और हालात इतने बुरे थे कि हमें US और USSR जैसे प्रगतिशील देश का ह्यूमैनिटेरियन एड पर चलना होता। लेकिन तब भी हमारे साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। डॉक्टर बसंत कुमार भटनागर, डॉक्टर होमी शेटना और आगे चलकर डॉक्टर राजा रामन्ना ने भारत को परमाणु शक्तिधर देश बनाने का सफर में योगदान दिया। जब 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। उस टाइम ब्रिटेन और US भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया। भारत को खुद को डिफेंड करने के लिए बड़े शक्तिधर देश का सपोर्ट चाहिए था। 1971 में जब भारत के ऊपर 3 साइडेड वॉर का खतरा था, तब USSR ने अपना नेवी को हमारे सपोर्ट में भेजा और इसी समय भारत का लीडर्स को ये समझ में आया हमें न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। इस बात को समझने के बाद भारत अपनी न्यूक्लियर जर्नी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 1972 में इंदिरा गांधी ये न्यूक्लियर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया, जहां कुछ सिलेक्टेड साइंटिस्ट को ही इसके बारे में पता था। लेकिन इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत को बहुत दिक्कतों का सामना होना पड़ा। एक तो ये टेस्ट सारे दुनिया से छुप के करना होगा, क्योंकि जब 1968 में ज्यादातर देश न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन किया, तब भारत ने इस पर साइन करने से मना कर दिया था। इंडिया का कहना था कि इस ट्रीटी उन देशों का न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने का बात नहीं की थी जिनके पास पहले से ही ये न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। इस दर मुंबई के BARC और तमिलनाडु के कलबक्कम जैसे रिसर्च सेंटर में साइंटिस्टों ने दिन रात मेहनत करके न्यूक्लियर वेपन्स पर काम शुरू कर देते हैं। उन्होंने भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा से लेकर साइरस तक सक्सेसफुली आगे बढ़े। इसी तरह भारत धीरे धीरे उस तरह आगे बढ़े जहां पर पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने वाली थी। लेकिन दोस्तों, ये मिशन इतना आसान भी नहीं था। राज चेंगप्पा ने अपने बुक वेपन ऑफ पीस में कहा, भारत ने जो परमाणु डिवाइस बनाया था इसमें तेजी से धमाका होने के लिए RDX और TNT का इस्तेमाल हुआ था
और स्लो एक्सप्लोशंस के लिए बेरियम नाइट्रेट को काम में लिया गया था और इसके बीच में एक प्लूटोनियम का गोला रखा हुआ था। 1972 में जब इस मिशन के बारे में चर्चा हुई तो सबसे बड़ा सवाल उठा, प्लूटोनियम कहाँ मिलेगी, क्योंकि ट्राम्बे का फिनिक्स प्लूटोनियम प्लांट भी लीकेज के दौरान बंद कर दिया गया था और जितना प्लूटोनियम बचा वो पूर्णिमा न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए काम में आ रहा था। और इसी के चलते 1973 में राजा रमन्ना ने पूर्णिमा रिएक्टर को शट डाउन करके उन्हीं में से प्लूटोनियम लेने का सिद्धांत लिया। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी और एक समस्या था और वो है परमाणु बम के अंदर चेन रिएक्शन करने के लिए न्यूट्रॉन इनिशिएटर को बनाना। इसी को तैयार करने में साइंटिस्ट वासुदेव के फ्रांस में कुछ ही टाइम गुजारे थे। उससे मालूम था कि परमाणु बम बनाने के लिए ये न्यूट्रॉन इनिशिएटर बनाना बहुत ही मुश्किल होगी, इसीलिए वो इंडिया लड़कर ही इसमें काम शुरू कर दिया था। जल्दी वो वक्त भी आ गया था जब भारत अपने सपने को हकीकत बनाने जा रहे थे। 1972 में डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर पीके आयरंगर और राजागोपाल चिदम्बरम ने मिलकर एक सीक्रेट टीम बनाई और ये ऑपरेशन का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि उस दिन थी बुद्ध पूर्णिमा, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम पड़ा स्माइलिंग बुद्धा। सरकार के ही खूब कम लोगों में इसके बारे में जानकारी थी। इस न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम देने के लिए राजस्थान के जैसलमेर को चुना गया और यहाँ एक पोखरान नाम के रेत के बीच एक छोटा सा गांव थी। इस गांव को इसीलिए चुना गया था कि इसके बारे में किसी को पता न चले। 5 बड़े बड़े गड्ढे खोदा गया। एक गड्ढे में 107 मीटर गहराई पर परमाणु डिवाइस इंस्टॉल किया गया। ये ऑपरेशन को बहुत ही सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया गया था, यही तक कि वहाँ का लोकल मजदूरों को भी ये पता नहीं था कि वो एक बड़ा हिस्टोरिकल मिशन का हिस्सा बन चुके थे। आखिर वो दिन आ ही गए। 18 मई 1974 सुबह की 8:05। इस परमाणु डिवाइस के डिटोनेटर बनाने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर प्रणव रेवती रंजन दस्तीदार ने फायरिंग बटन दबाया। जल्दी ही जमीन हिल उठी। एक बड़ा कंपन और रेत के चारी दिशा में बादल की धूल सबको अचंभित कर दिया था और भारत अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने में सक्षम हुआ और इसके साथ ही भारत छठा न्यूक्लियर कैपेबल देश बन चुके थे। और भारत के साइंटिस्ट ने बिना फॉरेन हेल्प, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद पहला न्यूक्लियर वेपन सफलतापूर्वक टेस्ट करने में सक्षम रहा। ये बात दुनिया के कई सुपर पावर देश को हजम नहीं हुई और यूएस ने इस टेस्ट को क्रिटिसाइज किया और काफी सैंक्शंस भारत के ऊपर लगा दिया। कनाडा, जिन्होंने अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से पहले हमारा हेल्प कर रहा था, वो भी अपना सपोर्ट वापस ले लिया और कनाडा ने ये तक भी भारत को कहा, अगर भारत दूसरे कोई परमाणु वेपन को टेस्ट करने के लिए सोचा तो कनाडा भारत को न्यूक सप्लाई बंद कर देंगे। और ऐसे ग्लोबल प्रेशर के बावजूद भारत अपने सपनों को हकीकत में बदला। 1974 के बाद भारत के ये परमाणु प्रोग्राम चालू रहा, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंटरनेशनल प्रेशर के दौरान भारत के दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट काफी डिले हो गया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में भारत दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट भी सक्सेसफुली कर लिया था। ये टेस्ट 11 और 13 मई 1998 में पोखरान में ही किया गया था और इसमें इंडियन आर्मी का भी मदद लिया गया था और पोखरान को एक आर्मी टेस्ट रेंज के तौर पर दिखाया गया था, क्योंकि साइंटिस्टों को अमेरिकी सैटेलाइट से भी बचना था और इसी के चलते सारे काम रात में किया जाता था। जब अमेरिका के सैटेलाइट टेस्ट रेंज के ऊपर से गुजरती तो सारे इक्विपमेंट्स को ढक दिया जाता था और परमाणु डिवाइसेस को लैब से टेस्ट रेंज तक आने के लिए आर्मी ट्रक का इस्तेमाल किया गया था, ताकि अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी CIA को इसके बारे में भनक तक पता न चले।
इंडियन आर्मी और साइंटिस्ट ने मिलकर सारी प्लान तैयार कर रखा था। इन्होंने दिन में एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया ताकि अमेरिका की कोई शक ना हो। अमेरिका और सोवियत की सैटेलाइट लगातार ये रिसर्च सेंटर पर निगरानी रख रहा था। सीआईए ने कई बार भारत के अनयूजुअल एक्टिविटी पर रिपोर्ट किया, लेकिन भारत के साइंटिस्ट और आर्मी दोनों मिलकर प्लान इतना जबरदस्त बनाया था कि सीआईए को भारत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। जब भारत ने अपनी दूसरे टेस्ट को भी सक्सेसफुली किया तो यूएस और यूके भारत के ऊपर हार्श रिएक्शन देना शुरू कर दिया, लेकिन भारत ने अपने स्टैंड्स को सबके सामने क्लियर किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, हमने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। अगर कोई देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम से अटैक किया तो उसके बाद हम लोग अटैक करेंगे। अर्थात ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के अंदर आता है। भारत ने कभी न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी एग्रेसिव पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। हमारा मकसद हमारा सुरक्षा को मजबूत करना था और दुश्मन देश को अपना ताकत दिखाना था। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दूसरी कोई एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।